अमेरिका के ट्रूप्स इस मोमेंट पर बांग्लादेश में हैं। बांग्लादेश में अमेरिका की सेना बांग्लादेश की सेना के साथ मिलकर कुछ जॉइंट ऑपरेशंस कर रही है। ऐसा माना जाता है कि वो जॉइंट ऑपरेशंस एक मिलिट्री एक्सरसाइज के कवच में किए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इस मोमेंट पर बांग्लादेश की टेरिटरी में अमेरिका की सेना रहकर वहाँ से भारत के अंदर किसी प्रकार की इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको यहाँ पर एक लार्जर जियोपॉलिटिकल पिक्चर समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात यह है कि आज इस मोमेंट पर अगर अमेरिका की ट्रूप्स बांग्लादेश में हैं तो वो किसी प्रकार से भारत के खिलाफ कोई इंस्टेबिलिटी का ऑपरेशन करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे स्टेट को टैकल करने के लिए गई हैं जहां पर अमेरिका की और चाइना की एक बहुत बड़ी राइवलरी है। उस स्टेट का नाम है म्यांमार। म्यांमार एक ऐसा स्टेट है जहां पर अमेरिका बड़े लंबे समय से चाइना के साथ एक राइवलरी को गो थ्रू कर रही है और अपना दबदबा वहाँ बनाना चाहती है। अगर आप म्यांमार के थोड़े से इतिहास को समझें तो आपको पूरी पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। म्यांमार ब्रिटिश के कब्जे में था और ब्रिटिश हुकूमत म्यांमार में चलती थी। जब ब्रिटिश म्यांमार को छोड़ के गए उस समय म्यांमार ने भारत की आज़ादी के बाद भी, अगर हम उस पीरियड को देखें जो कि कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध का पीरियड था, तब म्यांमार ने नॉन अलाइनमेंट को अपनाया। म्यांमार उस समय शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के दौरान ना तो वो अमेरिका के साथ अलाइन हुआ और ना ही वो सोवियत यूनियन या चाइना के साथ अलाइन हुआ। अमेरिका उस समय बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ये रहता था इस चीज़ को लेकर कि साउथ ईस्ट एशिया में कई ऐसे देश थे कोल्ड वॉर के टाइम पर जो अमेरिका के साथ अलाइन कर चुके थे, लेकिन म्यांमार वो चीज़ करने के लिए बिल्कुल मना कर बैठा था। पर जैसे जैसे समय बदला 1960 और 1970 के दशक में म्यांमार में सबसे पहले तो मिलिट्री जुंता ने अपना कमान संभालने की कोशिश करी। म्यांमार को लेकर मिलिट्री जुंता का शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। मिलिट्री जुंता का मतलब होता है एक ऐसी सरकार जहां पर मिलिट्री के कुछ चंद अधिकारी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को ओवरथ्रो करके अपना कंट्रोल संभाल लें और कंट्रोल बना लें। म्यांमार बड़े लंबे समय से मिलिट्री जुंता के कंट्रोल में है। अब जब 1970s के डेकेड में मिलिट्री जुंता का कंट्रोल म्यांमार में बना, तब जाहिर सी बात है कि मिलिट्री के जो जनरल्स थे जिन्होंने म्यांमार में कमान संभाली, उनका एंगेजमेंट चाइना के प्रति पॉजिटिव हुआ। चाइना ने भी धीरे धीरे उनके साथ स्टेट टू स्टेट लेवल पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे। चीज़ें तब तक बढ़ती गईं जब 1990 का दशक आया। जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तब चाइना ने उस समय म्यांमार के साथ मिलकर अग्रेसिव लेवल पर कोशिश ये करी कि वो दबदबा अपना बनाए म्यांमार के अंदर और म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे। अब जाहिर सी बात है कि जब शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उस समय अमेरिका इस कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहती थी। अमेरिका ने 1990s में डेमोक्रेसी का प्रमोशन करने की बात म्यांमार में शुरू करी। उस समय अमेरिका की तरफ से एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके वहाँ पर इम्पोज किया गया जिसका नाम था अंग सूची। ये एक ऐसी लेडी हैं जो आज नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी नाम की पार्टी को चलाती है म्यांमार में। ये अमेरिका का क्रिएटेड प्रोडक्ट है और अंग सूची जो है, सबसे बड़ी बात उसके बारे में ये भी है कि वो अमेरिका का प्रोडक्ट इस कारण से भी है, प्रूव होता है कि अमेरिका ने उसको नोबेल पुरस्कार दिलवाकर विश्व का एक इन्फ्लुएंशियल फिगर भी बनाया। अब ये जो अमेरिका और चाइना की राइवलरी 1990 से म्यांमार में स्टार्ट हुई, उस समय एक जगह पर अमेरिका चाहता था भारत की मदद लेके, और भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1990s में हमने पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पर इनिशिएट करी, उसके तहत कि किसी न किसी तरीके से भारत और अमेरिका के कंबाइंड फोर्सेस की वजह से म्यांमार में डेमोक्रेसी प्रमोट हो। लेकिन उसी दौरान अगर हम देखें तो चाइना मिलिट्री जुंता के साथ एंगेजमेंट कर कर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अग्रेसिव लेवल पर कर रहा था। इस पूरी दौरान एक चीज़ और भी हुई। 1980s के डेकेड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट म्यांमार में हुआ था। 1980s के डेकेड में म्यांमार में उस समय की रेजिम ने बुद्धिज़्म को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था। म्यांमार में जब बुद्धिज़्म स्टेट रिलीजन डिक्लेयर हुआ तो कुछ ऐसे लोग थे म्यांमार के अंदर जो क्रिश्चियंस थे। वो क्रिश्चियंस थे कचीन लोग। कचीन लोग जो थे, जो कि क्रिश्चियंस थे, वो इस चीज़ से बड़े ज़्यादा अफेक्ट हुए। उन्होंने उस समय एक कचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन और कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी नाम की भी एक ग्रुप को क्रिएट करा। अब ये सारे क्योंकि क्रिश्चियंस थे, तो कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन KIO जो थी, उसको दबदबा अगर बनाना था तो जाहिर सी बात है वो अमेरिका से एंगेज कर बैठी, क्योंकि अमेरिका उस समय क्रिश्चियन सपोर्ट के तहत, क्रिश्चियन मिशनरीज के सपोर्ट के तहत उसने KIO को एंगेज करना शुरू करा। लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि पूरी की पूरी कमान उस समय म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री जुंता के हाथ में थी, उसको समर्थन चाइना का था। तो चाइना ने मिलकर ग्रेजुअली मिलिट्री जुंता के साथ कचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, कचिन्स जो थे, उनको कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश करी कि आपको अमेरिका से एंगेज करने के बजाय हमारी मदद करनी चाहिए। आपको बेसिकली क्या चाहिए? आपको चाहिए कि पैसा मिले, आपको चाहिए कि आपको रहने की ऑटोनॉमी मिले, वो हम दिलवा देंगे, पर आप अमेरिका से अपना नाता तोड़िए।
तो 1990s के डेकेड में बड़ा डेवलपमेंट जो हुआ वो ये था कि एक जगह अमेरिका ऑफिशियल लेवल पर म्यांमार में डेमोक्रेसी प्रमोट कर रही थी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आंग सू की के तहत पूरे म्यांमार में वो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देना चाहती थी, और दूसरी जगह पर वो कचिन्स के साथ जब एंगेज कर रही थी तो ये कचिन्स का पूरा कंट्रोल ग्रेजुअली चाइना ने खींचने की कोशिश करी। जैसे ही कचिन्स चाइना की गोद में जाकर बैठ गए और कचिन्स ने चाइना का साथ जोड़कर चाइना से पैसे लेकर पूरे के पूरे म्यांमार और चाइना के बीच जितना भी उस समय आर्थिक लेवल पर ट्रेड हो रहा था उस ट्रेड को कचिन्स के थ्रू संभालने की कोशिश करी, तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से यहाँ से हट गया। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि चाइना उस समय क्योंकि मिलिट्री जुंता के साथ एंगेजमेंट इतना डीप कर बैठी थी कि अमेरिका के तहत जो प्रमोशन वो करना चाहते थे डेमोक्रेसी का वो अग्रेसिव लेवल पर हुआ नहीं, और अमेरिका ने फिर अल्टीमेटली अपने लास्ट कार्ड खेले, और लास्ट कार्ड खेला उस समय हिलरी क्लिंटन और ओबामा ने। ओबामा और हिलरी क्लिंटन दोनों के दोनों ने म्यांमार में विजिट किया, और ये एक ऐसा स्टेट था, सोच के देखिए, जहाँ पर मिलिट्री जुंता का कंट्रोल बहुत लंबे समय से था। 2008 से लेकर 2012 तक का जो पीरियड था, जब उस पीरियड में हमने एक जगह पर हिलरी क्लिंटन को अमेरिका की तरफ से जाते हुए म्यांमार में देखा, दूसरी तरफ हमने बराक ओबामा को भी वहाँ पर जाते हुए देखा, तो एक चीज़ तो तय हो गई कि अमेरिका अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ पर भरपूर लेवल पर मजबूत करना चाहता था कि किसी तरीके से डेमोक्रेसी अग्रेसिव लेवल पर म्यांमार में प्रमोट हो जाए। पर 2013-14 के बाद जब से अमेरिका की परिस्थिति धीरे धीरे आर्थिक तौर पर कमज़ोर होती गई, उस समय चाइना ने अपना दबदबा और बढ़ाते हुए चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 2014 में लॉन्च कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि फिर से यहाँ पर अमेरिका की नीति दोबारा कमज़ोर पड़ गई, और जैसे ही ततमादो, जिसको हम मिलिट्री जुंता आज की डेट में म्यांमार में कहते हैं, जब उसने अपना दबदबा फिर से बना लिया, तो अमेरिका चाइना की राइवलरी 2014-15 से लेकर 2020 तक दोबारा देखने को मिली। 2020 तक जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला रेजिम था, उस टाइम पर म्यांमार में जितने भी डेवलपमेंट्स थे वो किसी भी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए इन्फ्लुएंशियल और इम्पोर्टेंट नहीं थे। लेकिन आज 2025 में परिस्थिति बहुत अलग है। 2025 में सबसे पहली चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपने दूसरे टर्म में आया है तो उसको अब एक चीज़ समझ आ चुकी है। अब उसको ये क्लियर हो चुका है कि पहली बात, मुझे अगर म्यांमार के साथ एंगेज करना है तो मैं उसको अब पेरिफेरल स्टेट मानकर नहीं चल सकता। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका की पूरी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि म्यांमार को अब हम निगलेक्ट इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर अगर चाइना का दबदबा ज़्यादा है तो चाइना के दबदबे को कमज़ोर करने की आवश्यकता हमें है। लेकिन सवाल उठता है कि ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी मिलिट्री जुंता की सरकार है, और मिलिट्री जुंता की सरकार एक डिक्टेटर बेस्ड सरकार हमेशा से प्रो चाइना रही है। लेकिन अमेरिका की नीति में पिछले 5 महीने में एक बहुत सटल बदलाव आया है। सटल बदलाव ये आया है कि अब अमेरिका पिछले 5 महीने से एक नए रणनीति के तहत काम कर रही है। अमेरिका ने अब ये समझ लिया है कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी आंग सू की इस प्रकार से डेमोक्रेसी का प्रमोशन म्यांमार में कभी भी हमें कामयाबी नहीं दिलवाएगा। अगर हमें म्यांमार में इंगेज करना है तो सबसे पहले हमें मिलिट्री जुंता के साथ ही इंगेज करना पड़ेगा। तो ये रणनीति को समझिए, क्योंकि इस मोमेंट पर अमेरिका के अंदर ये जो एक बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट है उसकी नीति के अंदर कि अब हम डेमोक्रेसी प्रमोशन को डंप करके सीधा की सीधा मिलिट्री जुंता से ही एंगेज करेंगे, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में म्यांमार की स्टेबिलिटी और इसके तहत पूरे साउथ एशिया के रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर। क्यों? क्योंकि अब समझने की कोशिश कीजिए, आज सबसे इम्पोर्टेंटली अमेरिका को अगर मान लीजिए कि म्यांमार से एंगेज करना है और मिलिट्री जुंता से एंगेज करना है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ चाइना नहीं है। रीज़न ये है कि आज विश्व के तीसरे लेवल पर म्यांमार इस मोमेंट पर रेयर अर्थ मेटल्स का ग्लोबल प्रोड्यूसर है, और अमेरिका को ये बात पता है कि इस मोमेंट पर उसकी सारी निर्भरता अगर रेयर अर्थ मेटल्स की किसी पर है तो वो चाइना पे है। अगर म्यांमार के साथ वो एंगेज करके अपनी निर्भरता ग्रेजुअली रेयर अर्थ मेटल्स की वो कमज़ोर कर ले चाइना के तहत और वो म्यांमार के ऊपर कुछ निर्भर हो जाए, तो एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। कैसे? सबसे पहला कि चाइना के साथ अगर थोड़ा सा डीकपलिंग करके अमेरिका अपने रेयर अर्थ मेटल्स को डाइवर्सिफाई म्यांमार से कर ले, इसके तहत पहली बात तो उसकी निर्भरता चाइना के ऊपर कमज़ोर होगी, जिससे कि चाइना को वो कंट्रोल करने में आसानी पाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि म्यांमार एक पेरिफेरल टेरिटरी है चाइना के बाजू में,
और वहाँ पर अगर अमेरिका का दबदबा बढ़ जाता है और म्यांमार की इस समय मिलिट्री जुंता मान लीजिए एक मोमेंट पर कि वो अमेरिका के साथ इंगेज करके अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सप्लोर करने की ऑफर देती है, तो अमेरिकन कंपनीज को इस मोमेंट पर म्यांमार में एक डीप स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मिल जाएगा, जिसके तहत एक लिसनिंग ग्राउंड, एक इंटेलिजेंस गैदरिंग पोस्ट पूरे म्यांमार में तैयार हो जाएगी और यहाँ से अमेरिका चाइना के ऊपर एक डीप नज़र भी रख पाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में आज अगर हम अमेरिका की नीति म्यांमार को लेकर देखें तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि पिछले 5 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने 40% टैरिफ म्यांमार के ऊपर लगाया भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस टैरिफ के बावजूद म्यांमार ने किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी तरीके से उन्होंने कोई इस टैरिफ को काउंटर करने के लिए कोई शिकायत नहीं करी, बल्कि म्यांमार ने इस मोमेंट पर पिछले 5 महीने में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो DCI ग्रुप, जो कि एक अमेरिका के अंदर लॉबिंग ग्रुप है, उसको हायर करके डोनाल्ड ट्रंप के साथ लॉबिंग करने की एक्टिविटी कर रखी है, जिसमें कई $मिलियन का खर्चा म्यांमार की सरकार साइलेंटली कर रही है। और जाहिर सी बात है कि ये चीज़ चाइना को कतई नहीं पसंद है कि म्यांमार की मिलिट्री जुंता, जिसके साथ ऐतिहासिक तौर पर रिश्ता उसका अच्छा रहा है, वो आज की डेट में क्यों अमेरिका के साथ लॉबिंग कर रही है। क्योंकि म्यांमार की जुंता इस मोमेंट पर ये चाहती है कि रेयर अर्थ मेटल्स का ट्रेड करके अमेरिका के साथ इंटीग्रेट करके लॉन्ग रन में अगर उसको ग्लोबल वर्ल्ड के सामने रेयर अर्थ मेटल्स को बेचने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इससे म्यांमार ग्लोबल लेवल पर इमर्ज करके एक प्लेयर बनेगा। म्यांमार के कोई ग्लोबल एम्बिशंस नहीं है, पर म्यांमार के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अमेरिका के सैंक्शंस के कारण वो कंप्लीटली आइसोलेटेड स्टेट है। तो म्यांमार इस मोमेंट पर अपने आइसोलेशन को ओवरकम करने के लिए, चाइना से निर्भरता घटाने के लिए सबसे पहले तो अमेरिका के साथ इस इंगेजमेंट को देख रहा है। और जाहिर सी बात है कि म्यांमार ने इनडायरेक्टली ये बात अमेरिका को कम्युनिकेट की है कि यदि हम आपके साथ इंगेज करते हैं तो चाइना इस चीज़ से निराश होगा, और चाइना यदि निराश होगा तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि चाइना इन कचिन्स का प्रयोग करेगा, जो कचिन्स बेसिकली क्रिश्चियंस हैं, जिन कचिन्स के थ्रू चाइना म्यांमार के बीच में, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो भी ट्रेड हो पा रहा है वो कचिन्स के बदौलत हो पा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा परिस्थिति ना हो जाए कि कचिन्स का प्रयोग करके म्यांमार के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करवा दी जाए चाइना की ओर से, जिससे कि यूएस का और चाइना के साथ जो राइवलरी है वो म्यांमार में इस तरीके से अनफोल्ड हो कि अमेरिका की इन्वेस्टमेंट म्यांमार में ना आए। तो यहाँ पर चीज़ को समझिए, इस मोमेंट पर ये जो डर था म्यांमार के पास कि कहीं ऐसा ना हो कि कचिन्स का प्रयोग करके इस मोमेंट पर अमेरिका के साथ जो हमारे रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं उसमें कोई बाधा डल जाए, इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए अमेरिका की एक मिलिट्री एक्सरसाइज बिल्कुल म्यांमार के बाजू में बांग्लादेश के चिटागोंग रीजन में हो रही है। अब आप इस चीज़ को डॉट्स कनेक्ट करके समझने की कोशिश कीजिए कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज जिस रीजन में हो रही है वहाँ से मैसेज एक चाइना को देने के लिए है कि देखिए बांग्लादेश की टेरिटरी में रेजिम चेंज करके हम वहाँ पर खड़े हैं। बांग्लादेश की टेरिटरी में मोहम्मद यूनुस हमारा पालतू है जिसको हमने पाल के रखा हुआ है, और इस टेरिटरी में हम बैठकर कोई भी गतिविधि कर सकते हैं चाइना के खिलाफ अगर हमारे को आवश्यकता हुई तो। इसी रीज़न से आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो ग्रेट पावर राइवलरी चाइना और अमेरिका के बीच की म्यांमार में दिख रही है, बांग्लादेश वो एक कॉन्ड्यूट बन चुका है जिसके तहत एक मैसेजिंग की इशू है यहाँ पर जो कि देखने को दिख रही है। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये जो सटल लेवल पर राजनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर ये जो शिफ्ट आया है कि अब हम डेमोक्रेसी प्रमोशन करने के बजाय सीधे के सीधे क्यों ना मिलिट्री जुंता से ही एंगेज करें, जिससे कि एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि हम चाइना के पेरिफेरी में आ जाएंगे, और चाइना के पेरिफेरी में आते ही चाइना खलबली से टेंशन में आ जाएगा। ये एक रणनीति धीरे धीरे अनफोल्ड होने जा रही है, क्योंकि इस रणनीति के तहत बहुत सारे हिस्से हैं जो आपको लार्जर पिक्चर को कनेक्ट करने हैं। एक जगह पर अमेरिका इस मोमेंट पर चाइना के पेरिफेरी में यहाँ पर बांग्लादेश के थ्रू म्यांमार के अंदर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी जगह पर अफगानिस्तान में बगरम एयरबेस को लेकर भी वहाँ पर गतिविधियाँ तेज़ हैं। उस पर्टिकुलर अफगानिस्तान के टॉपिक को लेकर एक सेपरेट वीडियो के तहत हम चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में उसी विषय के ऊपर बात करेंगे, और तब देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका इस मोमेंट पर रशिया यूक्रेन के मसले को थोड़ा सा स्लो डाउन करके चाइना को हर तरफ से इनसर्कल करने की कोशिश कर रही है, और इस रणनीति का आने वाले समय में किस प्रकार से भारत की सुरक्षा पे भी इम्पैक्ट होगा वो भी हम देखेंगे। लेकिन एक चीज़ गौर करके समझ लीजिए कि ये जो अमेरिका की ट्रूप्स इस मोमेंट पर बांग्लादेश में हैं, ये बांग्लादेश में ट्रूप्स सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न के लिए गई हैं कि वो चाइना को एक मैसेज देना चाहती हैं कि आप कचिन्स का प्रयोग करके किसी भी प्रकार की म्यांमार में इंस्टेबिलिटी अगर क्रिएट करेंगे तो ये याद रखिएगा कि हमारी मिलिट्री ने चिटागोंग रीजन में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज के तहत हम ये इंश्योर करेंगे
कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नज़र रखने की अगर आवश्यकता हो तो वो कैपेबिलिटी हमारे पास इस मोमेंट पर है। तो जहाँ तक भारत की सुरक्षा को लेकर कोई आंच है, घबराइए मत। भारत की सुरक्षा को लेकर इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये जो गतिविधि हुई है, इसका कोई आंच भारत की सुरक्षा पर एज सच नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राइवलरी म्यांमार को लेकर है और राइवलरी म्यांमार के अंदर चल रहे इस अमेरिकन पॉलिसी शिफ्ट को लेकर है। तो म्यांमार एक आने वाले समय में नया फ्लैश पॉइंट बनेगा और जैसे जैसे म्यांमार में सिचुएशन अनफोल्ड होगी, ये एक नया जियोपॉलिटिकल टर्न इस पूरे के पूरे एरिया में हमें देखने को मिलेगा। बाकी जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होती है और वीडियो बनाएंगे और वीडियो बनाकर समझेंगे कि वहाँ पर सिचुएशन के नए तरीके से किस तरीके से वो अनफोल्ड हो रही है। बट आई बिलीव इस वीडियो के बाद आपको कंप्लीटली इस चीज़ को लेकर क्लैरिटी हो गई होगी कि आफ्टर ऑल इस रीजन में अभी चल क्या रहा है। धन्यवाद।